लेज़र, लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट, हाँ बोलो। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या आपको ये बात मालूम है कि जो सोडियम में जो अपर लेवल हैं उन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन होता है थर्ड में यहीं पर ये अपनी सुपर फाइन लेवल्स में करता है। तो हम लोगों ने देखा था ना 589.0 नैनोमीटर और 589.6 नैनोमीटर, दो इसकी वेवलेंथ्स निकलती हैं कि नहीं? दो, क्योंकि एसपीडीएफ में ये ऊपर नीचे आएगा जाएगा तो दो होंगी, ये लगभग एक जैसी तो हैं। और दोनों किस रेंज में पड़ती हैं? लगभग येलो के रेंज में पड़ेंगे, क्योंकि 500 पे ग्रीन होता है तो 589 पे येलो शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये येलो की रेंज में जितनी भी हमारे रोड साइड में लाइटें, कभी पुरानी लाइटें देखी हैं कि इस तरीके की लगी रहती थी, इस तरीके की ऐसी लाइट देखी है? पुराने वो सोडियम वेपर लैंप होते थे, वो कैसे होते थे और उनमें येलो लाइट निकलती थी। आजकल तो वाइट निकलती, लेकिन जो पुराने जो होते थे सड़क के किनारे के इस तरीके के फ्लड लाइट, उनमें येलो निकलती थी, वो मोनोक्रोमेटिक होते थे। ये लगभग मोनोक्रोमेटिक हो गई कि नहीं? तो अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक साथ एमिट करें सारी और फिर उनको स्टिमुलेट कर दें, यानी एक ही तरफ कॉलीमेट करके भेज दें, तो उसको कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट का प्रवर्धन किया। अब एक ही जैसी होंगी तो उनमें क्या होता है कि एक जैसे फोटॉन्स अगर चलेंगे तो कहीं पर वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएंगे किसी लेवल पर, उसकी इंटेंसिटी बहुत होगी, क्योंकि सब मैंने एक ही वेवलेंथ की रखी है, तो एक जैसे पार्टिकल की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से इसको कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है? प्रवर्धन, बढ़ा देना। जैसे एम्पलीफायर लगा होता है आपके टीवी का, आपकी मम्मी कहती हैं हमारे यहाँ भी एक एम्पलीफायर लगा दो छत पर, क्योंकि हमारी टीवी का सिग्नल सही नहीं आ रहा है, तो एक डिब्बी सी लगा के चला जाता है, कहता है अब हमने इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया है। या जब आप माइक पे बोलती हैं तो एम्पलीफायर के थ्रू बड़े से लाउड स्पीकर में आपकी आवाज़ तेज़ी से आती है। जब भी आपने मंच पे कभी भाषण दिया होगा या कुछ दिया होगा, तो बिना एम्पलीफायर के क्या वो वहाँ पहुँच पाता और तेज़ी से आवाज़ पूरे स्कूल के बच्चे सुन पाते? तो एम्पलीफायर क्या होता है? उसी चीज़ की जिसकी की वेवलेंथ छोटी थी, अगर वो एम्पलीफायर से गुजरे तो उसको वो क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अच्छा, बढ़ा देगा तो क्या आपको मालूम है इंटेंसिटी एम्पलीफायर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है? तो क्या उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा? तो ये एम्पलीफायर के थ्रू हो पाया। किसके थ्रू हो पाया? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर किसी भी चीज़ की जो फ्रीक्वेंसी, जो एम्पलीट्यूड है उसे बढ़ा देता है। तो लाइट एम्पलीफिकेशन, इस तरीके से लाइट की भी एम्पलीफिकेशन हम कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर। सो नाउ एम्पलीफिकेशन, तो लाइट का हमने एम्पलीफिकेशन कर दिया। और किस वजह से? बाई स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेट का मतलब कि सारी जो वेवलेंथ हो रही हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन, वो सब एक ही वेवलेंथ में हो। स्टिमुलेट करने का क्या मतलब है? दैट स्टिमुली समझते हो कि कोई उद्दीपक, जैसे आग हो गया, पानी हो गई, बर्फ हो गई, ये सब जानते हो, जिससे हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ न कुछ रिएक्शंस होती हैं। आग को छू लिया तो हाथ हट गया, तो इस तरीके से स्टिमुली हो गए हम कि नहीं? छुई मुई यानी टच मी नॉट, के पौधे को अगर टच करो तो हमारा हाथ या टच उसके लिए स्टिमुली है, क्योंकि वो सिकुड़ जाता है। कभी ऐसा किया है? बोलो। तो स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड का मतलब है कि सारी जो लाइट हैं वो एक ही वेवलेंथ पे हों, तो दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। सो ऑफ रेडिएशन, इतनी बात समझ में आ गई? तो सारे एमिशन से एक ही वेवलेंथ के हों। स्टिमुलेटेड का मतलब है मोनोक्रोमेटिक। खैर आगे चल के 12th में इसका फुल मतलब आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक चैप्टर में अच्छी तरीके से समझाया गया है। अभी हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, अब लेज़र वर्ड आ गया है तो थोड़ा सा बता दें कि कोई आपसे पूछे तो कम से कम फुल फॉर्म तो पता हो।
ब्लिंक तो ना करें। तो इस तरीके से मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब हम एक साथ बहुत सारी मिलियंस ऑफ फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में कॉलीमेट करके भेजते हैं तो वो चांद पे भी चला जाता है। वो 10 रुपए का लेज़र लाइट जो बाज़ार में खिलौने के तौर पर बिकता है, और वहाँ पर अगर मिरर रखा हुआ है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारे एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके वो वापस हमारे तक आ जाता है। इसमें इतनी पावर होती है। तो लेज़र लाइट से हम एक सैटेलाइट पे काम किया गया। अब क्वेश्चन पे आए, समझ में आ गई ना बात आपको कि लेज़र की कितनी दूर तक जाने की पावर है। उसकी एनर्जी जो है डिसिपेट नहीं होती है, उसकी एनर्जी में लॉस नहीं होता है लेज़र में, या थोड़ा बहुत लॉस होता है, वो जहाँ जानी वो चली जाएगी। अब जरा पढ़ो, ए सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस, जरा पढ़ो, वही सब चीज़ें लिखी जो हमने बताई हैं, पढ़ो जरा। वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल, है वही सारी बात। यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट, these properties of laser can be exploited to measure long distance। अगर हम यहाँ से मून की भी डिस्टेंस निकालना चाहें तो मून तक हम भेज कर, मान लो हमें 2 सेकंड के बाद वो लाइट मिली, हमने जब भेजी तो 2 सेकंड बाद मून से वापस आई, तो हमको लाइट की स्पीड तो मालूम है कि लेज़र भी एक लाइट ही तो है, लेज़र भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है। तो वहाँ से चलेगी, मून तक जाएगी, मून से आएगी, और जितनी देर बाद मिले तो क्या हम यहाँ से मून की डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, उसका आधा करके? कर सकते हैं कि नहीं? सो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ हैज़ बीन ऑलरेडी डिटरमाइंड वेरी प्रिसाइजली यूजिंग ए लेज़र एज ए सोर्स ऑफ लाइट। अ लेज़र लाइट बीम एज ए मून टेक्स 2.56 सेकेंड। तो 2.56 सेकेंड लगते हैं, मैं 2 सेकेंड गलत बता रहा था, 2.5 सेकेंड लगते हैं। तो इस तरीके से हाउ मच इज़ द रेडियस ऑफ ल्यूनार ऑर्बिट, ल्यूनार मून को कहते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से ल्यूनार एक्लिप्स किसको कहते हैं? चंद्र ग्रहण को, ठीक है। और ल्यूनार कास्टिक किसको कहते हैं? AgNO3, कि चंद्रमा की तरह उजला। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो साल्ट होता है वो कैसा होता है? चंद्रमा की तरह सफ़ेद, इसलिए उसका क्या नाम पड़ जाता है? ल्यूनार कास्टिक, ठीक है। तो जो बहुत सफ़ेद होता है उसको ल्यूनार कास्टिक कहते हैं। अब जरा देखो कि ल्यूनार तो चंद्रमा को कहते हैं, तो ये अर्थ है, और ल्यूनार इसके चारों तरफ है। ल्यूनार का मतलब क्या है? मून। और हीलियोस का क्या मतलब है? मून। और हीलियन का क्या मतलब है? क्या सन होता है? क्यों हमारा मॉडल हीलियोसेंट्रिक है कि नहीं? और जियॉन का क्या मतलब होता है? अर्थ। बोलो। चलो सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। तो अब ये कह रहा है कि अगर हमने अर्थ से एक लाइट भेजी और वो वापस आ गई, तो ये ल्यूनार की ऑर्बिट है, तो उसमें वो घूमता रहता है। वो सैटेलाइट है जो कि हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, जो अर्थ का चक्कर लगाता रहता है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। तो अगर यहाँ से जाने की लेट द डिस्टेंस इज x, तो वापस भी x में आएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी? बोलो। तो 2x मीटर, और टोटल टाइम टेकन कितना है? 2.56 सेकेंड। तो डिस्टेंस का फार्मूला बताइए। लेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून इज इक्वल टू x मीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है बताओ? क्या वेलोसिटी इनटू टाइम होता है? तो डिस्टेंस 2x चली गई, वेलोसिटी लाइट की कितनी है और टाइम कितना लगा? तो मुझे x की वैल्यू बता दो। 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 18, 3 5 15 16, 3 दूनी 6 7, 7.68, और इंटू 10⁸ बाई 2, 2 से डिवाइड कर लें तो 3.84 आ गया। तो क्या ये 3,84,000 किलोमीटर है चंद्रमा की धरती से दूरी? तो इतने मीटर हो गई। सो द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ
जैसे आप लोग दादी लोगों से कहानी सुनते थे तो दादी बताती थी कि नहीं कि चंद्रमा धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, इज 3,84,000 किलोमीटर अवे। और सन जो है वो अर्थ से 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है। तो ये बात आ गई। अब हम चाहें तो इसे किलोमीटर में भी बदल सकते हैं, तो 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, 1000 से डिवाइड कर दिया। और 10⁵ को क्या 1 लाख कहते हैं, सो 1 लाख हो गया। तो इस तरीके से 3.84 लाख किलोमीटर। समझ में आई बात कि नहीं? 10⁵ 1 लाख होता है, मालूम है कि नहीं? चलो 2.30। अच्छा, सोनार का फुल फॉर्म बताओ। ये तो 9th में ही था, बोलो। साउंड में पढ़ा था कि नहीं? जल्दी बताया करो तो फिर बात बन जाए, या बुक सही देख के बता दो। साउंड की मदद से अगर नेविगेशन किया जाए, एंड रेंज दूरी का पता लगा लिया जाए, तो उसको कहते हैं सोनार। नेविगेशन का मतलब है डायरेक्शन फाइंडर। और रेंजिंग का मतलब है डिस्टेंस फाइंडर। रेंज हमसे कितना है, तो दोनों चीज़ें पता कर लेता है। तो सन में ये जो एक शिप है, तो शिप में क्या होता है कि एक नीचे यहाँ पर ट्रांसड्यूसर लगा होता है। व्हाट डज इट मीन बाय ट्रांसड्यूसर? दैट इज ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर प्लस रिसीवर। तो ये ट्रांसमिट करता है, और नीचे मान लीजिए कोई पनडुब्बी जा रही है, दैट इज सबमरीन। तो ये जो है यहाँ पर भेजेगा, और ये मूविंग बॉडी है, तो यहाँ से इसमें भेजकर यहाँ ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये, और फिर यहाँ से ऐसे लिया जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? तो अच्छा, अगर इससे इसकी x डिस्टेंस है, सो द डिस्टेंस इज बिटवीन शिप एंड सबमरीन कितना है? तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? बताया करो, कितनी डिस्टेंस हुई? 2x मीटर। और कितने समय में? हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कवर सच ए डिस्टेंस? ठीक है। सो टोटल टाइम टेकन इट इज 77 सेकेंड। और जो सी वाटर है, सी वाटर में साउंड की स्पीड क्या है? वैसे तो रिवर वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड सभी को पता है, लेकिन सी वाटर में बताइए, बताइए। वाटर इट इज 1450 मीटर पर सेकंड। ये बात सही बताई आपने। तो क्या मैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख दूं? तो अब ये काम आप कर लें कि वैसे मैं 1450 में 2 से तो डिवाइड कर ही दूंगा, इतना तो मैं कर सकता हूँ, 725 आ जाएगा। लेकिन फिर आगे का काम मुझे आप बता दें कि उस शिप से उस सबमरीन की डिस्टेंस कितनी है।
5 ठीक है 55825 मीटर। तो किलोमीटर कितना हुआ? इतना इतना ज़्यादा आ गया क्या? ठीक है 55.825 किलोमीटर। अच्छा ये बताओ कि ये जो सी लेवल है, तो यहाँ पर ज़मीन है और ज़मीन पे ये माउंट कैलाश है, तो 84 ठीक है, तो 8848 किलोमीटर है। और सी में जो सी का डेप्थ है क्रस्ट, उसकी डेप्थ कितनी है बता सकती हो? सी लेवल को 0 माना जाता है, तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, तो नीचे कितना है जो सबसे डीपेस्ट क्रस्ट है? क्या वे वह भी 8900 किलोमीटर है? तो ये संयोग की बात है, महज संयोग है कि मतलब नीचे भी उतना और ऊपर भी उतना, एक जैसा है कि नहीं? तो ये माइनस में मेजर किया जा सकता है प्लस में, लेकिन खैर यहाँ तो 55 ही है। तो जैसे कभी आंसर बहुत ज़्यादा आ जाए, इतने से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाए, तो जान जाना आंसर गलत है। अब देखो 2.31 देखो, द farthest object in our universe discovered by modern astronomers are so distant that the light emitted by them takes billions of years. So million, billion, trillion, zillion, चार चीज़ें हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और जिलियन। किसी में मिलियन लगाना हो, ट्रिलियन लगाना हो, मिलियन के बाद बिलियन लगाइए, मिलियन लगाना हो, बिलियन और फिर ट्रिलियन और जिलियन। तो हमें कौन सा करवा रहा है? टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो वहाँ से जो लाइट है 10⁹ ईयर्स लेगी हमारे अर्थ तक पहुँचने में। वहाँ से हो सकता है अभी तक पहुँची ही ना हो, अर्थ के फारदेस्ट ऑब्जेक्ट से अभी धरती को बने उतना समय ही ना हुआ हो, या वहाँ से लाइट अभी पहुँची ना हो हमारे पास, इतने लगता है। दिस ऑब्जेक्ट्स नोन एज कुसार्स, कुसार्स एंड पल्सर्स। जो पल्सर गाड़ी है ना, वो उसी नाम पर आधारित है। कुसार एंड पल्सर बहुत दूर के तारे हैं। सो फ्रॉम देम द लाइट कम्स टू अस। What is the distance in kilometer of a quasar from which light takes 3 billion years? अगर हम तक पहुंचने में लगा देती है तो इतना समय लेती है, तो टाइम टेकन कितना है बताओ? 3 बिलियन ईयर्स। इसको ईयर्स लिख लो। अब लेकिन ईयर्स है, एक साल में मुझे याद नहीं है कितने सेकंड है। आपको याद हो तो बताओ, नहीं तो पूरा कैलकुलेट किया जाए। कुछ याद है कि कैलकुलेट कर लें? इतना हो गया, इतने सेकंड हो गया। अच्छा और क्या है? दीस ऑब्जेक्ट्स, और जो लाइट आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई? तो उसकी धरती से दूरी क्या है पूछा जा रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या होगा कि एक कुसार स्टार है और ये अर्थ है, तो अर्थ तक इसकी लाइट आने में 3 बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। 3 बिलियन ईयर्स। अब देखो तो डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम, 3 इंटू 10⁸ और कितना? 3 बिलियन ईयर्स लग रहा है। तो ये भी तो 3 इंटू 365.25 इंटू 24 इंटू 3600 इंटू 10⁹। इनमें से भी कुछ चीज़ें बचा लेते हैं। 9 तो यहाँ से आ गया और 3.6525 नहीं तो कैलकुलेटर में आएगा ही नहीं। 3.6 लिख लो, 3 जीरो यहाँ से बचा है, 2 जीरो यहाँ से बचा है, 5 जीरो हो गए, और 8 9 17 और प्लस 5 जीरो। देखो 3 यहाँ से, 2 यहाँ से बचा है, और इसमें से भी बचाओ। ये नहीं लिखा है 24, तो 24 में भी बचाओ 2.4 लिखो।
तो अब ये 6 हो गया, बाकी का मल्टीप्लाई आप बताओ। टू 84.018, ठीक है। तो 284.018 है, और 10 टू द पावर ये कितना हो गया, 17 प्लस 6 कितना होता है 23, और यदि 2 जीरो और डाल दिए जाएं तो 10 टू द पावर 25 हो गया, इतने मीटर। और अगर किलोमीटर में बदलोगे तब कितना आएगा बताओ। तो ये आंसर है पीछे। अच्छा, 2.32 इतने किलोमीटर दूरी, ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर है। ये लार्जेस्ट डिस्टेंस है अर्थ से जो दूरी है यूनिवर्स के फारदेस्ट ऑब्जेक्ट की। इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट दैट 10 टू द पावर 16 तो 1 पार्सेक होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट है, उससे भी कितना ज़्यादा है अब आप समझ लो, 16 से कितना ज़्यादा है ये। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट ड्यूरिंग ए टोटल सोलर एक्लिप्स द डिस्क ऑफ द मून, अल्फा सेंटोरी की जो अर्थ से डिस्टेंस है लगभग वो 1 पार्सेक है, 1.26 पार्सेक। नाउ द टोटल सोलर एक्लिप्स, जब सूर्य ग्रहण होता है, द डिस्क ऑफ मून ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्स द डिस्क ऑफ सन। सोलर एक्लिप्स में तो मान लीजिए फ्रॉम द फैक्ट यू कैन गैदर द एग्जाम्पल डिटरमाइन अप्रॉक्स डायमीटर। मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के रास्ते में मून आ गया, मून तो बहुत पास है, और यहाँ से फिर लाइट चली और यहाँ से लाइट चली, और अगर इसके पीछे सन है, सन तो बहुत बड़ा है, अर्थ से भी बहुत बड़ा है, तो सन से जो लाइट चली वो कम्प्लीटली, अगर मून बीच में आ गया तो सन दिखाई पड़ेगा, ये तो मून है, मून ने तो उसका रास्ता रोक लिया, तो वो लाइट क्या यहाँ वाले खड़े व्यक्ति को दिखाई पड़ेगी। तो अब इस बेसिस पर वो पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट डायामीटर ऑफ मून, हमें डायामीटर बताना है इस डिस्टेंस को। तो अब थोड़ी चीज़ें पहले हम लोगों ने देख ली हैं कि सन्स एंगुलर डायामीटर क्या है। तो हमारे पास एग्जांपल दिया है, सन हमारे आँखों में कितना एंगल इंटरसेप्ट करता है। जैसे आपके घर में बोर्ड है या कोई तस्वीर है, आपकी आँखों में कुछ एंगल बनाती है, तो सन भी बनाता है हमारी आंखों में। तो वो कितना बनाता है कि एग्जाम्पल शुरू में किया था जब हमने फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, और अभी याद भी होगा कि 1920 सेकेंड, यही था एक क्वेश्चन में कि नहीं, थर्ड एग्जाम्पल में। अच्छा, और इसी तरीके से अर्थ से मून की डिस्टेंस बताओ कितनी है। अर्थ से मून की डिस्टेंस 3,84,000 अभी थोड़ी देर पहले निकाली है, तो वो कितना हुआ, 6 हो गया। हाँ, कितने मीटर हो गए, 8 हो गया, चलो ठीक है, 8 मीटर लिख लिया, ये डिस्टेंस ये हो गई। तो कह रहा है इससे मून का डायमीटर निकालो, ये बहुत आसान है, क्योंकि थीटा क्या होता है, मून का डायमीटर, कह रहा है ये पता करो। तो बताओ थीटा क्या होता है, क्या L/R, और 1920 सेकेंड से रेडियन में बदलने का क्या तरीका है बताइए। तो हम रेडियन में बदल लें इसको, 2.85 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया। अच्छा ठीक है, 4.85 ठीक है। और एल यही होगा कि नहीं, L/R, बोलो L/R, समझ में आई बात, L/R। तो L दैट इज डायामीटर ऑफ मून, और R क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। और हमें R पता है 3,84,000 किलोमीटर हो गई। तो L पता करना है, L की वैल्यू क्या होगी, 1920 इंटू 4.85 इंटू 3.84, और इन सब को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10⁻² हो गया। अब बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करो,
और भी पूछूंगा, 8 है, 6 है। थ्री फाइव सेवन फाइव 8.08 और इंटू 10⁻², और इसमें 4 डिजिट और ले लो तो 3.57 बोला था कि 75, 35 ठीक है, 5758 और इंटू 4 डिजिट और ले लिया तो 10⁻6 मीटर हो गई। यदि इसे किलोमीटर में बदला जाए तो क्या होगा, 3.5758 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, या 3575। अब ये 3 इसमें इन्वॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 3575 ना लिख के इसे 6 कर लो, इतने किलोमीटर, 3 इसमें ले लिया, तो जो मून है वो 3576 किलोमीटर है मून। तो अब ये मुझे आप सिर्फ बता दीजिए कि जो हमारा सी लेवल से माउंट एवरेस्ट की हाइट है, क्या मून का जो टोटल डायामीटर है वो उससे भी कम है क्या, उससे ज़्यादा होगा? ये मीटर है, ये किलोमीटर में लिख दिया, इसे मीटर करो। यानी अगर हम इसे किलोमीटर बदलेंगे तो क्या है, 10 किलोमीटर। तभी मुझे डाउट आ गया था इस सवाल पे। ये